स्वागत है आप सभी का NFA नेट क्लास में। आज हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट से 20-21 के PYQs करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर PYQs, जहां पर जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड हम डिस्कशन रखेंगे। तो आप सभी इन वीडियोस को ज़रूर देखें और इनका जो प्लेलिस्ट है वो भी तैयार हो चुका है, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जो पहला दिया गया है आपको क्वेश्चन, वो किससे रिलेटेड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सूडो इंस्ट्रक्शन। सूडो इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है जो दिया गया है उसमें से? तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ORG करके दिया गया है। दूसरा क्या बताया गया है? DEC की बात की गई है। तीसरा जो है वो एंड की बात की, और चौथा हॉल्ट की बात की है, HLT की बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक एक का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, सबसे पहले हम DEC की बात करते हैं। DEC जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? डिक्लेयर करने की बात कर रहा है। क्या करने की बात कर रहा है? डिक्लेयर करने की बात कर रहा है। तो हमें डिक्लेयर करना है किसको? एक डमी सेक्शन को। डमी सेक्शन को हम क्या करना चाह रहे हैं? डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या चीज़ को यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं DEC की बात कर रहे हैं। सेकंड क्या होता है? इंड की बात कर रहा है, END, मतलब कि कोई भी करंट टास्क जो रन हो रहे हैं उसको हम टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो हम क्या फिर वहाँ पर देंगे? इंड की बात करेंगे, END। तीसरा जो है वो हॉल्ट की बात कर रहा है, मतलब ये CPU को क्या करता है? हॉल्ट करके रखता है जब तक कि कोई नया इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर नहीं आ जाता एग्जीक्यूट करने के लिए। तो CPU को, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या करेगा? हॉल्ट करके रखेगा। दूसरा यहाँ पर जो है, मतलब जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है ORG, इस नाम का कोई भी एग्जाम्पल सूडो इंस्ट्रक्शन में नहीं होता है। जो भी होता है वो हमने देखा DEC डिक्लेयर करने की बात करेगा, किसको? डमी सेक्शन को। इंड जो होता है वो टर्मिनेट करने की बात करता है, किसको? कोई भी करंट टास्क जो रन हो रहा होगा उसकी बात करेगा। हॉल्ट क्या करता है? CPU को हॉल्ट करने की बात करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस के आने तक के। तो आंसर क्या होने वाला है? ORG की बात होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहा है, बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शंस जो आपको दिया है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सफ़र नहीं करता है, मतलब उसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर नॉट की बात कर रहा है। ठीक है, नॉट सफ़र फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहा है। ऑप्शंस में आपको क्या क्या दिए हैं? कंटिन्यूअस दिए गए, इंडेक्स दिया गया, लिंक एलोकेशन की बात की गई है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए कि उसमें क्या होता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वेरिएबल साइज पार्टीशन जो होता है, मेमोरी का वेरिएबल साइज में पार्टीशन करते हैं, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आता है। मतलब कोई भी प्रोसेस आता है उस मेमोरी में और फिर वो उसका जब काम होता है तो वो बाहर हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो वहाँ जो स्पेस हमें बचते हैं जो कि नॉन कंटिग्यूअस फॉर्म में होते हैं उस मेमोरी में, और कोई भी नया प्रोसेस आता है उनको हम एलोकेट नहीं कर सकते, तब वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होने वाला है कि कौन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सफ़र नहीं होता है, तो वो कौन कौन होगा? इंडेक्स्ड होगा और लिंक्ड एलोकेशन, जो कि ऑप्शन नंबर मतलब 2 का होगा, B एंड C। कंटिग्यूअस जो होता है वो सफ़र करता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से। क्लियर है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंटरप्ट हैंडलिंग की बात कर रहा है। जो भी इंटरप्ट आता है, ठीक है, CPU के पास, उसको हैंडल करने की बात की गई है और उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आपको दिया गया है, वो हम देखते हैं, और कौन सा ट्रू है पूछ रहा है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है? इंटरप्ट हैंडलर रूटीन। इंटरप्ट हैंडलर रूटीन इज नॉट स्टोर्ड एट अ फिक्स्ड एड्रेस इन द मेमोरी। जो भी इंटरप्ट हैंडलर आता है, ठीक है, रूटीन होता है, वो कहीं फिक्स्ड एड्रेस पे स्टोर नहीं होता है, नहीं होने की बात की गई है। तो आपको मैं बता दूं कि अच्छा, यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देख लिए, सेकेंड स्टेटमेंट को भी पढ़ लेते हैं एक बार। CPU हार्डवेयर हैज़ अ डेडिकेटेड वायर कॉल्ड इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन की बात कर रहा है।
जिसमें एक डेडिकेटेड लाइन है, जिसको लाइन को क्या बोलते हैं, इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन, यूज्ड फॉर हैंडलिंग इंटरप्ट्स। जितने भी इंटरप्ट्स आएंगे उनको हैंडल करने के लिए एक डेडिकेटेड लाइन्स होता है, उसको हैंडल करने का काम कौन करता है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन करता है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है इंटरप्ट वेक्टर कंटेन्स मेमोरी एड्रेस फॉर स्पेशलाइज्ड इंटरप्ट हैंडलर्स। इस जो भी स्पेशलाइज्ड यानी जो प्रायोरिटी वाले इंटरप्ट होंगे उनको हैंडल करने के लिए इंटरप्ट वेक्टर कंटेन करता है मेमोरी एड्रेस को, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके कुछ थ्योरीज देखते हैं स्टेटमेंट के। तो वन बाय वन इसने स्टेटमेंट का कुछ थ्योरी मैं प्रिपेयर की हूँ, वो हम देखते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है और क्यों गलत है। तो यहाँ पर पहले वाले ने क्या बोला था कि जो इंटरप्ट हैंडलर है, ठीक है, इंटरप्ट जो भी इंटरप्ट रूटीन आएगा वो फिक्स्ड एड्रेस पे स्टोर नहीं होने की बात की थी, पर मैं बता दूं कि वो फिक्स्ड एक एड्रेस पे स्टोर होता है। व्हेन एन इंटरप्ट ऑकर्स, जब भी कोई इंटरप्ट ऑकर होगा, द माइक्रो कंट्रोलर रन्स इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या स्टार्ट करता है, रन करना स्टार्ट करता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन को। फॉर एवरी इंटरप्ट देयर इज़ अ फिक्स्ड लोकेशन इन मेमोरी डेट होल्ड्स एड्रेस ऑफ इट्स इंटरप्ट सर्विस रूटीन। मतलब एक फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर जो भी इंटरप्ट ऑकर होंगे वो जाके स्टोर होते हैं। एक मेमोरी एड्रेस लोकेशन में, एक फिक्स्ड मेमोरी एड्रेस लोकेशन में जाके स्टोर किया जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोला था, नहीं करता है, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट, CPU हार्डवेयर हैज़ अ वायर, एक वायर है बोला था जिसका नाम हमने क्या लिया था, इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन की बात की गई थी। यहाँ भी बोल रहा है कि उसको इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन बोलते हैं। विच इज सेंस्ड बाय CPU आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एवरी इंस्ट्रक्शंस, जो CPU के थ्रू सेंस होते हैं और जैसे ही कोई नया मतलब वो जब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते रहता है वो उस चीज़ को सेंस भी करते रहता है। व्हेन CPU डिटेक्ट्स द कंट्रोलर, ठीक है, controller has asserted a signal on the interrupt request line, the CPU performs a state save and jumps to the interrupt handler routine in a fixed address in memory। जैसे ही CPU को पता चलता है, वो सेंस करता है कि कोई एक नया इंटरप्ट आया है, वो क्या करता है, जो भी स्टेट जिस स्टेट में है उसको सेव करता है और कहाँ जंप कर जाता है, इंटरप्ट सर्विस इंटरप्ट हैंडलर रूटीन में, उस फिक्स्ड एड्रेस में जहाँ इंटरप्ट्स बहुत सारे रखे गए हैं। ठीक है, लोकेट है वहाँ की बात कर रहा है। सेकेंड जो स्टेटमेंट था वो सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला था, इंटरप्ट वेक्टर इज द मेन मेमोरी लोकेशन ऑफ इंटरप्ट हैंडलर which prioritize interrupt and save them in a queue if more than one interrupt is waiting to be handled। बहुत सारे इंटरप्ट हैं जिनको हैंडल करना है, वन बाय वन ही होगा, तो जिसकी प्रायोरिटी, जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी वाली होगी इंटरप्ट, उसको वो पहले हैंडल करेगा, बाकी को क्या करेगा, क्यू में सेव करके रखेगा अगर हमारे पास बहुत सारे इंटरप्ट हैं तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। मतलब कि जो क्वेश्चन के हिसाब से जो होना चाहिए वो क्या होगा, बी और सी ट्रू होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, ए वाला गलत है। और क्यों गलत है हमने अभी थ्योरी में देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में क्या क्या दिया, आपको कुछ सिस्टम कॉल दिए हैं और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो हम देखते हैं कि करके फोर्क अभी हमने सॉल्व किया, इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं फोर्क से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं और प्रोग्राम से भी रिलेटेड पूछे गए हैं, और यहाँ बस आपको पूछ दिया गया मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में। तो फोर्क फंक्शन क्या क्रिएट करता है, एक नया चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करता है। तो क्या आ जाएगा, ए का 4, ऑप्शन नंबर 2 में भी है, 3 में भी और 4 में भी है। ठीक है, EXEC फंक्शन, ठीक है, ये क्या फंक्शन होता है, एग्जीक्यूट की बात करता है। तो एग्जीक्यूट करना मतलब कि कोई प्रोग्राम है, कोई प्रोसेस है, उनको एग्जीक्यूट करने की बात कर रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि लोड द स्पेसिफाइड प्रोग्राम इन द मेमोरी, जो भी स्पेसिफाइड प्रोग्राम है जिनको एग्जीक्यूट करना है उसको लोड करना पड़ेगा हमें मेमोरी में। वो किसकी बात कर रहा है, एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है। मतलब बी का क्या होने वाला है, थर्ड, ए का 4, बी का थर्ड, 2 जगह है, फोर्थ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड और फर्स्ट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट किसकी बात किया गया, किल फंक्शन, किल फंक्शन, और उसके बाद फिर किसकी बात किया गया, एग्जिट फंक्शन। एग्जिट मतलब टर्मिनेट होना, बाहर निकलना। तो एग्जिट के लिए क्या हो जाएगा,
इंडिकेट्स टर्मिनेशन ऑफ द करंट प्रोसेस। करंट प्रोसेस के टर्मिनेशन को कैसे बताएंगे हम लोग, एग्जिट फंक्शन के अंदर बताएंगे। और किल फंक्शन क्या होगा, सेंड्स अ सिग्नल फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। सिग्नल सेंड किया जाएगा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, वो किल फंक्शन होगा। मतलब कि आंसर क्या आने वाला है, सी का फर्स्ट, मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड आने वाला है। तो इस तरीके से हमें कुछ फंक्शंस के भी डिस्क्रिप्शन पता होने चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड है, जहां हम लोग को सॉल्व करना है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में आपको कौन सा टेक्निक यूज़ करना है, प्रिमिटिव एसजेएफ। प्रिमिटिव एसजेएफ की बात की गई है। और आपको क्या क्या दे दिया गया, प्रोसेस दे दिया गया, अराइवल टाइम भी दे दिया गया, बस टाइम भी दे दिया गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, ठीक है। मतलब हमें सब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले तो एक बना लिए हम लोग रेडी क्यू और एक बन गया क्या, गैंट चार्ट। तो सबसे पहले अराइवल टाइम 0 में कौन आया, P1, जिसका क्या है 8। बस टाइम तो 8 हमने यहाँ बता दिया। अब P1 सबसे पहले ही आएगा, ठीक है। ये कब तक चलेगा, जब तक नया कोई प्रोसेस आ नहीं जाता। तो नया प्रोसेस कौन से समय पे आ रहा है, 1, तो ये 1 तक जाएगा। इसका मतलब ये कितना बचा, 7 बचा। नेक्स्ट कौन आ गया, P2। P2 का कितना है, बस टाइम 4 है। अब हमें क्या करना रहता है, बस टाइम को कंपेयर करना रहता है। फर्स्ट का कितना है 7, सेकंड का 4, तो छोटा कौन हुआ, सेकंड वाला। तो नेक्स्ट कौन आ जाएगा, P2। P2 कितने समय तक चलेगा, जब तक कोई नया प्रोसेस नहीं आ जाता, जो कि सेकंड टाइम तक आ रहा है। तो हम सेकंड टाइम तक सिर्फ चलाएंगे। ये क्या हो जाएगा 3। जो नेक्स्ट प्रोसेस का बस टाइम है वो है 9। फिर से कंपेयर करते हैं, कौन छोटा है, P2 ही है, तो वही एग्जीक्यूट होगा। कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक कोई नया प्रोसेस नहीं आ जाता। कोई नया प्रोसेस आ रहा है क्या, थर्ड प्रोसेस के बाद नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो P2 है वो जितना उसका बस टाइम बचा है वो कंप्लीट करके आगे बढ़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब किसका जाएगा, P1, बस टाइम छोटा है उसका। 7 + 5 10 और 11 12, तो कैंसिल हो गया ये भी। और फिर P3 लास्ट, P3 का कितना जाएगा, 12 + 9 हो जाएगा, कितना होगा 21। मतलब P3 का कितना आया, 21 आया। अब हम लोग को क्या निकालना है, कंप्लीशन टाइम निकालना पड़ेगा। तो कंप्लीशन टाइम कैसे निकलता है, अराइवल टाइम माइनस वेटिंग टाइम, सॉरी अराइवल टाइम माइनस कंप्लीशन टाइम। ओके सॉरी, यहाँ पर क्या निकला जाएगा, TAT निकलेगा, टर्न अराउंड टाइम। जो कैसे निकलता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम की बात होती है। तो ये कैसा होगा, P1 का कितना है, कंप्लीशन टाइम 12 है, 12 - 0 कितना आ जाएगा, 12 होगा। P2 के लिए कंप्लीशन टाइम कितना है, 5, और 5 - 4 कितना होगा, 5 - 4 1 की बात होगी, नहीं 5, ये तो बस टाइम है ना, 5 कंप्लीशन टाइम है और 1 अराइवल टाइम, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट P3 करने पर हो रहा है 21, तो 21 - 2 मतलब कि 19 आएगा यहाँ पास। ये टर्न अराउंड टाइम था। फिर नेक्स्ट हमें क्या निकालना रहता है, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम हम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम 12 - 8 मतलब कितना आ जाएगा, 4, ठीक है, 4 आ गया। 4 - 4 0 हो जाएगा, 9 - 19 10 हो जाएगा। वेटिंग टाइम ही हमें पूछा था क्या, एवरेज वेटिंग टाइम पूछा था, तो हम टोटल कर लेते हैं सिर्फ इसी को ही। तो ये 14 हो जाएगा और 3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 4 पॉइंट कुछ जाएगा, जो कि ऑप्शन होगा हमारा 3, क्योंकि एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है 4.66। तो आंसर क्या आने वाला, 4.66। तो ये जो था प्रिमिटिव एसजेएफ की बात किया गया है। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एसजेएफ एक नॉन प्रिमिटिव भी होता है और एक प्रिमिटिव भी होता है। अगर प्रिमिटिव दे दिया मतलब कि ये एसआरटीएफ की बात कर रहा है ना, और अगर प्रिमिटिव नहीं दिया, सिर्फ एसजेएफ दिया है, तो आपको नॉन प्रिमिटिव वाले से सॉल्व करना है। तो क्लियर हुआ होगा टेक्निक। इससे पहले भी हमने इसको सॉल्व किया है, इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टेक्निक को ही सॉल्व किया है। आप वहाँ भी जाके एक बार और देख सकते हैं, तो आपका प्रैक्टिस और हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पास वो बोला जा रहा है,
पेजिंग से रिलेटेड। अब पेजिंग से रिलेटेड इस ईयर में आपको एक ही कॉन्सेप्ट से, एक ही टॉपिक से 5 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास एक है और उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। कॉन्सेप्ट क्या है? तो पेजिंग का है। अब यहाँ पर देखो आपको क्या क्या दिया है। बोला है कंसीडर अ मशीन विथ 16 GB का क्या है? मेन मेमोरी। 16 GB का मेन मेमोरी है। 32 बिट्स का वर्चुअल एड्रेस स्पेस है। 32 बिट का वर्चुअल एड्रेस स्पेस है विथ द पेज साइज ऑफ 4 KB। पेज साइज आपको दिया है कितना? 4 KB। और बोल रहा है फ्रेम साइज एंड पेज साइज इज सेम फॉर द गिवन मशीन। एक फ्रेम का साइज जो पेज का साइज होगा वो दोनों का सेम होता है। ये कॉन्सेप्ट हमें पता है। ठीक है, क्वेश्चन मेन क्या बोला है? द नंबर ऑफ बिट्स रिजर्व्ड फ्रॉम द फ्रेम ऑफसेट इज। फ्रेम ऑफसेट के लिए कितना नंबर ऑफ बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसकी बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि 1 फ्रेम का साइज क्या है? इक्वल है 1 पेज के साइज से, है ना। और 1 फ्रेम का साइज कितना दिया गया है? 4 KB की बात किया गया है। 4 KB, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा? ये 2 का पावर 2 होगा और KB मतलब कि 2 का पावर 10। क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 2 का पावर 12। मतलब यहाँ हमें क्या बोला था? फ्रेम का ऑफसेट, मतलब फ्रेम ऑफसेट का बिट कितना होगा वो हमें बताना था। तो हमेशा याद रखिए जो 2 के पावर में रहता है, ठीक है, वो हमारा बिट होता है। मतलब ये जो 12 है ना, तो 12 बिट्स क्या हुआ? फ्रेम ऑफसेट के लिए बिट रिप्रेजेंटेशन हुआ। फ्रेम ऑफसेट का बिट रिप्रेजेंटेशन कितना आया? 12 बिट। तो आंसर क्या आने वाला है? 12 बिट्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ए। क्लियर है? तो फ्रेम ऑफसेट निकालना था, मतलब फ्रेम का जो साइज़ दिया है या पेज का जो साइज़ दिया है वही उसका जो बिट होगा। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने का जो बिट होगा वो क्या कहलाएगा? फ्रेम ऑफसेट का बिट कहलाएगा। याद रखिएगा जो पावर में रहता है 2 के पावर में वो बिट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से ही रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो था वो हमने सॉल्व किया। सेकंड क्या बोल रहा है? सेम क्वेश्चन है। 16 GB मेन मेमोरी है, 32 बिट का वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, 4 KB का पेज साइज है और पेज साइज और फ्रेम साइज दोनों सेम रहता है। नेक्स्ट यहाँ क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ पेजेस, फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस फॉर द गिवन वर्चुअल एड्रेस स्पेस। तो गिवन वर्चुअल एड्रेस स्पेस किसकी बात कर रहा है? हमेशा याद रखिएगा 2 मेमोरी हमने देखा है, फिजिकल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को आप क्या क्या नाम से जानोगे? ये आपका हो गया प्राइमरी मेमोरी, ये आपका हो गया सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को और क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस, वर्चुअल मेमोरी बोलेंगे। और फिर वर्चुअल सेकेंडरी मेमोरी, और एक होता है लॉजिकल। तो इन नाम से वो कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है, तो उसको याद रखिएगा। प्राइमरी मेमोरी के लिए क्या क्या रहता है? आपका फिजिकल मेमोरी होगा। ठीक है, फिजिकल मेमोरी, मेन मेमोरी इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब हमें पेजेस, जो सेकेंडरी मेमोरी होता है या वर्चुअल मेमोरी होता है या लॉजिकल मेमोरी होता है, उसमें जो हम ब्लॉक्स डिवाइड करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? क्या नाम दिया जाता है? एक ब्लॉक को 1 पेज की बात करते हैं हम लोग। 1 पेज का साइज पेजेस में डिवाइड करते हैं, उस ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं? पेजेस बोलते हैं। और वहीं जब हम प्राइमरी मेमोरी या फिजिकल मेमोरी की बात करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? फ्रेम। उस ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम। फिजिकल मेमोरी फ्रेम, वर्चुअल मेमोरी या लॉजिकल मेमोरी पेज। ठीक है, हम लोग को क्या बताना है? नंबर ऑफ पेजेस फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ पेजेस किसमें? सेकेंडरी मेमोरी में। तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस हमें चाहिए। ठीक है, मतलब लॉजिकल एड्रेस। तो नंबर ऑफ पेज फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ पेजेस फाइंड करने के लिए लॉजिकल एड्रेस स्पेस या वर्चुअल एड्रेस स्पेस जिसे भी हम बोलते हैं, और 1 पेज का साइज। ठीक है, 1 पेज का साइज
तो यहाँ पर कितना है लॉजिकल एड्रेस स्पेस, आपको दिया गया है क्या 32 बिट का वर्चुअल एड्रेस स्पेस दिया गया है ना, ये बिट है। तो बिट को मैंने बताया था 2 के पावर में जो लिखा रहता है वही बिट होता है। तो हम उसका लॉजिकल एड्रेस स्पेस या फिर वर्चुअल एड्रेस स्पेस कैसे बना देंगे, 2 का पावर 32 डिवाइड बाय 1 पेज का साइज़, और 1 पेज का साइज़ कितना है 4 KB। इसको हम लोग सॉल्व किए थे तो कितना निकला था 2 का पावर 12 निकला था। तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 12। अब जब ये डिवाइड में है, बेस सेम है तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 20 होगा, 2 का पावर 20। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने आए, नंबर ऑफ पेजेस 2 का पावर 20। ठीक है, तो जो ऑप्शन है वो कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पेजेस किस में डिवाइड की जाती है, मतलब कहाँ पर होता है पेजेस, और फ्रेम कहाँ पर होता है, और फिर कैसे हमें निकालना है। ठीक है, तो वो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस, क्योंकि पेज कहाँ रहता है सेकेंडरी मेमोरी में, 1 पेज के साइज से आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, बेस सेम है इसलिए हमने माइनस कर दिया। क्लियर है, तो एक फॉर्मूला तो आपको ये मिल गया। ठीक है, ये वाला। और नंबर ऑफ फ्रेम्स की अगर बात करता, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, फ्रेम कहाँ डिवाइड किया गया है, फिजिकल मेमोरी में। मतलब कि हमें क्या चाहिए, फिजिकल एड्रेस स्पेस चाहिए रहता। जैसे हम लॉजिकल लिखे हैं वहाँ पर क्या लिखते हैं, फिजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइड बाय 1 पेज का साइज। क्लियर है, तो ये हो गया, ये था सेकेंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड। नेक्स्ट जो थर्ड है वो देखते हैं हम लोग, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर फिजिकल एड्रेस। अब फिजिकल एड्रेस के लिए कितना नंबर ऑफ बिट्स से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत इजी है, क्वेश्चन में ये दिया है आंसर। देखो, फिजिकल एड्रेस बताना हम लोग को, मतलब फिजिकल मेमोरी की बात कर रहा है। फिजिकल मेमोरी जो मेन मेमोरी है वो कितने साइज़ का है, 16 GB का है। उसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 2 का पावर 4, और GB मतलब 2 का पावर 30, कितना आ जाएगा 34। और ये जो बिट है, बिट हम किसको बोलते हैं, शुरू से बताते आ रही हूँ, जो पावर है 2 का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। मतलब आंसर क्या आने वाला है 34 बिट। क्या पूछा था, फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस के बिट कितने लगेंगे, तो 34 बिट, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। क्लियर है, क्वेश्चन में ही दिया है आपको फिजिकल एड्रेस का बिट कितना बिट लगेगा। तो हमने इसको क्या कर लिया, 2 के पावर में मेन मेमोरी का साइज़ हमें दिया गया था तो उससे हमने डायरेक्ट निकाल लिया। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ पेज टेबल फॉर हैंडलिंग अ गिवन वर्चुअल एड्रेस स्पेस गिवन दैट ईच पेज टेबल एंट्री ऑफ साइज 2 बाइट। बोल रहा है कि पेज साइज, जो पेज टेबल का साइज़ है वो कितना होगा, व्हाट इज़ द साइज ऑफ पेज टेबल। और बता दिया गया है, गिवन दिया गया हम लोग को पेज टेबल का, हर एक पेज टेबल की जो एंट्री साइज़ रहेगी वो कितनी है, ईच पेज टेबल की एंट्री साइज़ की बात की गई है 2 बाइट्स। तो जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे उतना हम लोग क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक पेज का हमें साइज़ पता है। तो जितना नंबर ऑफ पेज मल्टीप्लाइड बाय ईच पेज का साइज़, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पेजेस। अभी हमने निकाला था लॉजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइड बाय, क्या किए थे हम लोग, 1 पेज का साइज़, इससे क्या निकला था, नंबर ऑफ पेजेस। तो नंबर ऑफ पेजेस ये निकल गया। अब हर एक पेज का हमें क्या दिया है, साइज़। तो ईच पेज का एंट्री साइज़, ईच पेज का क्या बताना है हम लोग को, एंट्री साइज़, उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना निकला था, 32, 2 का पावर 32, और माइनस क्या किए थे, 2 का पावर 12, मतलब कि 20 आया था, सॉरी। तो 2 का पावर 20, और ये क्या होगा 2, ईच पेज का एंट्री साइज कितना है 2, मतलब पावर 1 हम ले सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस होके 2 का पावर 21। पूछा क्या था हम लोग को, पेज टेबल का साइज़ पूछा था, है ना। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 20 को हम लोग क्या बोलते हैं, MB, और ये 2 क्या हो जाएगा, तो 2 MB।
21, यहाँ से भी आप बता सकते हैं 2 का पावर 20 MB, और ये 2 बाहर में आ गया, मतलब सामने लिखा गया, तो कितना आ गया आंसर 2 MB हो गया। पेज टेबल का जो साइज़ होगा वो कितना होगा 2 MB होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे सेशन का भी, ठीक है, इस ईयर का, और जो पेजिंग के कॉन्सेप्ट में हमने 5 क्वेश्चन जो किए थे उसका, ठीक है। तो यहाँ लास्ट जो पूछ रहा है वो बोल रहा है कि इफ़ अ प्रोसेस साइज ऑफ 34 KB इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन दिस मशीन। 34 KB का क्या है, एक प्रोसेस का साइज़ है जिसको एग्जीक्यूट होना है मशीन में। देन व्हाट विल बी द साइज ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फॉर दिस प्रोसेस। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस मतलब कितना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा उसकी साइज़ बताना है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है, फिक्स्ड साइज जो पार्टीशन होता है उसमें जो मेमोरी लेफ्ट होती है वो क्या कहलाता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। कब मेमोरी लेफ्ट होती है, जब मेमोरी का साइज़ क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है प्रोसेस के साइज से, तो वो जो लेफ्ट बचा हुआ जो स्पेस रहता है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। अब यहाँ पर पूछा है प्रोसेस का साइज़ 34 KB है, जो हर एक पेज का साइज़ जो है वो कितना है 4 KB है ना। तो हमने यहाँ पर बनाया, तो टोटल हमारे पास प्रोसेस का साइज़ है 34 KB, और हर एक पेज का जो साइज़ होगा वो कितना है 4 KB का है। तो पहला तो हमने क्या कर दिया, 34 KB डिवाइड बाय 4 KB, तो ये कितने नंबर ऑफ पेजेस इसमें हमने पता चल जाएगा, 8 निकलेगा। तो 8 इसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो 8 4 8 जा 32, मतलब 32 KB जो होगा वो 8 किस में जाएगा, 8 इसमें जाएगा, 8 पेज में जाएगा, फ्रेम या पेज, ठीक है, 8 फ्रेम या पेज में जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें मतलब 8 ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अब बच कितना गया, 2 KB और बच गया। इस 2 KB के लिए हमें लास्ट में जो 9th वाला पार्टीशन होगा, ठीक है, वो भी कितने साइज़ का है, 4 KB का है, क्योंकि ये कैसा टाइप का था, फिक्स्ड साइज़ था, और फिक्स्ड साइज़ में ही क्या आता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो 4 KB करते करते हमने 32 KB का तो साइज़ का प्रोसेस ले लिया, बच गया क्या, 2 KB और बच गया। तो 2 KB को हम यहाँ स्टोर करेंगे 9th वाले में, तो 9th वाले में हमने 2 KB स्टोर किया। अब बच कितना गया, 2 KB और बच गया, है ना। तो ये जो 2 KB है वो क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मैंने बोला था कि जब मेमोरी का साइज़ ग्रेटर हो जाएगा किसी प्रोसेस के साइज़ से, तो फिर वहाँ जो बचा हुआ स्पेस रहता है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। यहाँ पर हमें 2 KB फिल करना था, लेकिन मेमोरी का साइज़ कितना था 4 KB, तो बाकी के 2 KB क्या हो गए, लेफ़्ट हो गए, वो क्या हुआ, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इसलिए आंसर क्या आने वाला है 2 KB, जो कि ऑप्शन नंबर डी का है। तो ये जो क्वेश्चंस थे, यहाँ जो टॉपिक पूछा गया था क्वेश्चन वो पेजिंग का था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको थ्योरी, पहले कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, उसके बाद फिर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर लोगे। तो प्रैक्टिस बनाए रखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो गया, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हो गया, पेजिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, कुछ सिस्टम कॉल्स जैसे फोर्क हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाली क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें आपको बननी चाहिए। तो आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।